सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से लेकर दवाइयों तक स्वास्थ्य के लिए होने वाला सारा खर्च नागरिक नहीं बल्कि सरकार करती है। लेकिन भारत की सरकार नहीं बल्कि फ्रांस की सरकार। भारत में तो एक बार अस्पताल का चक्कर लग जाए और गलती से कहीं एडमिट होना पड़ जाए तो जमा पूंजी तो खत्म होगी ही, कर्ज का बोझ भी बढ़ जाएगा। सवाल उठता है कि हमारी सरकार फ्रांस की तरह फ्री हेल्थ केयर क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकती। व्हाट्सएप एक्सपर्ट्स कह देंगे कि फ्रांस में केवल 7 करोड़ लोग ही हैं, जबकि भारत में लगभग 150 करोड़। इतनी बड़ी आबादी के कारण सरकार कल्याणकारी काम नहीं कर पा रही है। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में कुछ खास दम है नहीं। फ्रांस जहां 7 करोड़ लोग हैं, वहां सरकार हर साल स्वास्थ्य पर लगभग 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। ये रकम इतनी बड़ी है कि हर नागरिक के हिस्से में 3 लाख रुपए से ज्यादा आते हैं। दूसरी तरफ भारत में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद केंद्र सरकार ने इस साल हेल्थ केयर के लिए सिर्फ 95,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, यानी हर एक नागरिक के लिए लगभग सिर्फ 600 रुपए। अगर भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य बजट में राज्य सरकारों का खर्च भी जोड़ लिया जाए, तब भी एक कुल मिलाकर 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनता है, जो फ्रांस के स्वास्थ्य बजट 25 लाख करोड़ से काफी कम। लेकिन हालात केवल हेल्थ केयर के खराब नहीं है, बल्कि एजुकेशन, पब्लिक वेलफेयर और सिक्योरिटी में भी भारत का खर्चा फ्रांस के मुकाबले बहुत कम है। 2025 में फ्रांस ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन भारत में केंद्र सरकार ने 2025-26 में शिक्षा पर सिर्फ लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया है। अगर राज्यों का हिस्सा मिला लें तो भी ये 5 लाख करोड़ के आसपास ही ठहरता है। सामाजिक कल्याण का हाल भी कुछ ऐसा ही है। भारत में गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए इस साल के बजट में 3 लाख करोड़ रुपए रखे गए। ये पैसा सब्सिडी, राशन और छोटी मोटी मदद के लिए जाता है, लेकिन फ्रांस में ये रकम 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारी दिक्कतें अलग हैं, अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए ज्यादा खर्च हमें करना पड़ता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। भारत अपनी सेना और सुरक्षा पर 6.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन दूसरी ओर फ्रांस का रक्षा बजट भी 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो भारत से कुछ खास कम नहीं है। मतलब रक्षा पर भी फ्रांस के मुकाबले हमारा खर्चा कोई विशाल अंतर नहीं क्रिएट कर रहा। अब जब एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, हेल्थ केयर के मामले में हम कम खर्च कर रहे हैं, तो हम खर्च कर कहां रहे हैं? देश का पैसा जा कहां रहा है? आखिर क्यों हम अपने से कम जीडीपी वाले देशों के बराबर भी पैसा खर्च नहीं कर पाते? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में बताएंगे कि किस गड्ढे में समा रहा है देश का पैसा। नमस्कार, मैं हूं। 25-26 का कुल बजट लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का था, जो आईएनजी न्यूज वेबसाइट के अनुसार फ्रांस के इसी साल के बजट 140 लाख करोड़ का लगभग 1/3 है, 1/3। हालांकि भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर, फ्रांस की जीडीपी लगभग 3.17 ट्रिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा है। उसके बावजूद बजट कम है। इसके पीछे कई कारण हैं। भारत की अधिकांश संपत्ति देश के कुछ प्रतिशत लोगों के पास ही है और बाकी लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम। इनके पास इनकम टैक्स भरने के पैसे तो छोड़िए, जरूरत का सामान खरीदने के भी पैसे नहीं है, जिसकी वजह से भारत में सरकार के पास टैक्स के जरिए जीडीपी का 12-13% हिस्सा ही आ पाता है। वहीं फ्रांस में जीडीपी का लगभग 50% हिस्सा सरकार के पास विभिन्न टैक्सेस के जरिए वापस आ जाता है। हमारा बजट फ्रांस से कम तो है, लेकिन इतना कम भी नहीं कि जहां फ्रांस स्वास्थ्य पर 25 लाख करोड़ खर्च करे और हम 1 लाख करोड़ भी खर्च ना कर सकें। तो हमारा बजट जाता कहां है? तो साहब, हमारे देश का बजट का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 20% यानी 10 लाख करोड़ रुपए जाते हैं देश पर कर्ज के ब्याज को चुकाने में। इस वक्त हमारे देश पर 717.9 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल डेब्ट है। 717.9 बिलियन डॉलर के एक्सटर्नल कर्ज में 64.6% यानी कि लगभग 464 बिलियन डॉलर नॉन गवर्नमेंट बोरोइंग है। मतलब ये कर्ज भारतीय बैंक और भारतीय कंपनियों के द्वारा लिया गया है। भारत की सरकार के लिए ये कर्ज डायरेक्ट लायबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली असर डालती है। खैर, इस वीडियो में हम बात सरकारी कर्जे की करते हैं। तो साहब, सरकार जो है वो 2 तरीके से कर्ज लेती है। एक तो देश के अंदर बॉन्ड जारी करके, और दूसरा अन्य देशों और विदेशी संस्थाओं से। जो भी कर्ज भारत के बाहर से लिया गया है वो एक्सटर्नल कर्ज कहलाता है। भारत का लगभग 33% एक्सटर्नल कर्ज
मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से आता है। इसके अलावा 16% कर्ज भारत को जापान जैसे देशों से मिलता है जो बायलेटरल लोन के तहत दिए जाते हैं। भारत के कुल एक्सटर्नल कर्ज का 55% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में लिया गया है, 6% जापानी येन में और 4.7% कर्ज IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट्स में और 3% कर्ज यूरो में है। एक्सटर्नल कर्ज बेहद खतरनाक होता है। अगर इसे नियंत्रित ना किया जाए तो देश में आर्थिक संकट आ सकता है, इसीलिए इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों से पता चला है कि भारत के ऊपर एक्सटर्नल कर्ज यानी विदेशों से लिया गया कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप दिसंबर 2023 के आंकड़ों को देखें तो भारत का कुल एक्सटर्नल कर्ज 687 बिलियन डॉलर था, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर 717.9 बिलियन डॉलर हो गया, यानी लगभग 70 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। यानी पिछले एक साल में इसमें 10% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। अगर आप सिर्फ सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 के आंकड़ों को देखें तो मात्र 3 महीनों में ही भारत का एक्सटर्नल कर्ज 712 बिलियन डॉलर से बढ़कर 717.9 बिलियन डॉलर हो गया। 3 महीनों के छोटे से अंतराल में ही लगभग 6 बिलियन डॉलर का इजाफा। साल 2010 तक भारत का एक्सटर्नल कर्ज मात्र 290 बिलियन डॉलर था। फिर अगले 10 साल में 2019 तक ये 561 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और अब 700 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। भारत के एक्सटर्नल कर्ज के बढ़ने की वजह से कर्ज टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। ये रेशियो जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। कर्ज टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है कि हमारी कुल जीडीपी के मुकाबले हमारा एक्सटर्नल कर्ज कितना है। इस समय हमारी जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है और कर्ज 717 बिलियन डॉलर, यानी हमारी जीडीपी का लगभग 19.1% हिस्सा कर्ज में है और ये लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 19% था, जो दिसंबर 2024 में 19.1% हो गया। वहीं चीन जैसे देशों का कर्ज टू जीडीपी रेशियो हमारी तुलना में काफी कम है। चीन की जीडीपी लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं उनका कर्ज लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर, यानी चीन की जीडीपी मात्र 10% कर्ज में है। अब सवाल उठता है कि पिछले एक दशक में आखिर भारत का एक्सटर्नल कर्ज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। मुख्य रूप से इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि सरकार ज्यादा कर्ज ले रही है। अब आपको लग रहा होगा कि सरकार के कुछ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उनके लिए लोन लिया ही जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये प्रोजेक्ट्स जरूरी हैं। उदाहरण से समझिए, साल 2014 तारीख थी 23 जनवरी, तब भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि 8-9 साल बाद भारत की आजादी के 75 साल होंगे और डायमंड जुबली का समय आएगा। क्या यह समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी की सोच को नया रूप देकर बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुर्भुज तैयार करें। जब हम डायमंड जुबली मना रहे हों तो देश में चारों दिशाओं में चलने वाली बुलेट ट्रेन का काम खत्म कर दें। इसके बाद दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। इस भाषण के 4 महीनों बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2015 में उन्होंने अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की। 14 सितंबर 2017 को इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। 1.08 लाख करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में जापान से भारी कर्ज लिया गया और साल 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाए जाने का टारगेट रखा गया। फिर इसे बढ़ाकर 2023 किया गया, फिर 2026 और अब 2028। लगातार बढ़ती डेडलाइन ने इस प्रोजेक्ट की कीमत भी बढ़ा दी। अब ये लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम लगाने के बाद भी अगर बुलेट ट्रेन घाटे में रहे तो इसे खराब इन्वेस्टमेंट माना जाएगा या नहीं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो ये हवाई बातें हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। फैक्ट्स बताते हैं। अगर 2028 तक भारत में बुलेट ट्रेन चलती है तो भारत उन 15 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है। जापान, चीन, फ्रांस, ताइवान, साउथ कोरिया, इटली, सऊदी अरेबिया इत्यादि के साथ। अगर जापान की बुलेट ट्रेन को छोड़ दें तो फ्रांस, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे विकसित देशों की भी बुलेट ट्रेन स्ट्रगल कर रही है। ताइवान की बुलेट ट्रेन $1.5 बिलियन के घाटे में है और ये वही जापान की शिंकानसेन ट्रेन है जो इंडिया में आने वाली है। चीन की बुलेट ट्रेन $7.17 बिलियन के घाटे में है। अर्जेंटीना ने बुलेट ट्रेन का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया, कारण बुलेट ट्रेन का किराया लगभग फ्लाइट के बराबर होता है। भारत में तो फ्लाइट से भी ज्यादा होने वाला है। अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन का किराया 4 से 5 हजार रुपए होने वाला है। देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख रुपए सालाना, यानी कि लगभग 16,000 रुपए प्रति महीना है। अब सवाल ये है कि 16,000 रुपए कमाने वाले लोग
क्या इस बुलेट ट्रेन में ट्रेवल कर पाएंगे? अब कुछ लोग कहेंगे कि अमीर लोगों के लिए है, इसमें वो सफर करेंगे। देखिए, ये ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर 2 घंटे में तय करेगी। वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद से मुंबई की फ्लाइट 1 घंटे 15 मिनट में तय कर लेती है अपना सफर। फ्लाइट का किराया भी 2500 से 3000 ही है। तो अमीर लोग भी क्यों ही ट्रेवल करेंगे बुलेट ट्रेन में? मतलब गरीब लोग साधारण ट्रेन का उपयोग करेंगे और अमीर लोग फ्लाइट का। तो बुलेट ट्रेन में बैठेगा कौन? भारत पर कर्ज बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण है रुपए का कमजोर होना। जब भी रुपए की वैल्यू घटती है तो भारत का कर्ज भी बढ़ जाता है। भारत के ज्यादातर एक्सटर्नल कर्ज डॉलर में है, इसीलिए जब भी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो रुपए की कम वैल्यू के कारण डॉलर महंगा हो जाता है। उसका सीधा असर हमारे कर्ज पर पड़ता है। हमें सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स के कर्ज को चुकाने के लिए और ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 साल में जो 70 बिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ा है, उसमें से लगभग 12 बिलियन डॉलर का कर्ज तो सिर्फ रुपए के कमजोर होने की वजह से बढ़ा। यानी अगर रुपए की वैल्यू ना घटी होती तो हमारा कर्ज भी उतना ज्यादा नहीं बढ़ता। रुपए की कमजोरी सीधे तौर पर हमारे एक्सटर्नल कर्ज को बढ़ा रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम भारत और फ्रांस के बजट को देखें तो यह साफ हो जाता है कि सिर्फ बड़ी आबादी ही हमारे कम खर्च का कारण नहीं है। असल समस्या हमारे संसाधनों के सही उपयोग की है। जहां फ्रांस अपने नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर खुलकर खर्च करता है, वहीं भारत के बजट का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने और ऐसे प्रोजेक्ट्स में चला जाता है जिनका रिटर्न संदिग्ध होता है। बुलेट ट्रेन जैसी योजनाएं कागज पर तो शानदार दिखती हैं, लेकिन अगर इनका आर्थिक आधार मजबूत ना हो तो ये सिर्फ कर्ज का बोझ बढ़ाने का जरिया बन जाती हैं। वहीं एक्सटर्नल कर्ज और रुपए की गिरती वैल्यू मिलकर भारत की वित्तीय स्थिति को और भी अधिक मुश्किल बना रही हैं। अब सवाल यह है कि भारत को अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने की जरूरत है क्या? क्या हमें अपनी जनता के बुनियादी जरूरतों पर ज्यादा खर्च करना चाहिए या दिखावटी और घाटे वाले प्रोजेक्ट्स पर? क्या सरकार की इवेंट जीविता भारत पर जो कर्ज है उसे बढ़ा रही है? क्या एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या सत्ता पाने की उसकी लालच देश पर कर्ज को बढ़ा रही है? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें।